हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एडुवर्ड्स चैनल। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एडुवर्ड्स चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग रोज़ाना जो है प्रीलिम्स के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो डेली डेवलप होते हैं उसको हम आपके सामने बहुत ही सिंपल मैनर में बेसिक के साथ हम आपको समझाते हैं दोस्तों। ओके, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12 जनवरी के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली द करंट अफेयर्स, मैं उसका बैकग्राउंड भी आपको बताता हूँ और जो बेसिक है, चाहे कोई स्कीम ले लीजिए, कहाँ से इवॉल्व हुआ, कब लॉन्च किया, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। अब अभी तक आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से मैंने समझा रखा है। आपको अगर पसंद आए ना तो छोटा सा काम है आपका, बस आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस उतनी मदद कर दीजिए हमारे। ओके, और इसी तरह आप भी सजेस्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कि कौन से आपको वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, क्या चाहते हैं आप। एक इंटरैक्टिव सेशन हम बनाते हैं दोस्तों। ओके, और कमेंट्स में भी आप लिख के बताइएगा, ज़रूर हमारी और मेरी टीम ज़रूर उस पर लेक्चर्स लेकर आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज है और टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, दोनों जगह आप फॉलो कर सकते हैं। ये रहा जो ब्लैक स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये टेलीग्राम का पेज है दोस्तों। ठीक है, सो दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, और वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि हमारे जो एजुकेटर हैं प्रकाश जी, वो बहुत ही बढ़िया समझाते हैं। हिंदू एनालिसिस बहुत ही अच्छा करते हैं दोस्तों। वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। राइट, सो भूलना मत हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहला जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आप सभी लोग जानते हैं 2017 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी दोस्तों, आयुष्मान भारत। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को बनाया गया था। तो अभी जो है ये हॉस्पिटल जितने भी उसके अंडर आ रहे हैं उसका ग्रेट परफॉर्मेंस को देखा जाएगा दोस्तों। राइट, तो एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट की गई है। सो विल इंट्रोड्यूस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू बेस्ड केयर दोस्तों। ओके, so where payment will be outcome based and providers will be rewarded according to the quality of treatment delivered। जैसा हॉस्पिटल अपना बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी उसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रॉपरली रिकग्नाइज किया जाएगा, उनको पेमेंट दिया जाएगा। सो दे बेसिकली जज ऑन वैल्यू बेस्ड केयर दोस्तों। ओके, पेशेंट के साथ एक किस तरह से प्रस्ताव करते हैं या पेश आते हैं और वहाँ के इक्विपमेंट्स किस तरह से हैं हॉस्पिटल्स में, ये सारा कुछ इसमें जज किया जाएगा। इट एम्स टू फोकस ऑन मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हॉस्पिटल फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द वैल्यू ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ऑल्सो। ओके, जैसा मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज मतलब किन किन सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, क्या हॉस्पिटल्स में जो है कार्डियोग्राम है, एंजियोग्राम है, जो भी तरह तरह के ऑन्कोलॉजी सर्विसेज हैं, ओके, नॉर्मल हेल्थ केयर चेकअप है, उससे वहाँ से लेकर और जो हेल्थ केयर सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, नीटनेस हो गया, ओके, क्लीनिनेस की बात करें, ओके, प्रॉपर बेड्स की बात करें, प्रॉपर इक्विपमेंट्स की बात करें, तो सारा कुछ पे जज किया जाता है दोस्तों इस स्कीम के अंडर। ओके, एंड दिस परफॉर्मेंस ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एम्पैनल्ड हॉस्पिटल विल बी मेजर्ड बेस्ड ऑन 5 परफॉर्मेंस इंडिकेटर दोस्तों। ओके, सो उसके बाद जो है पब्लिकली एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा ताकि बेनिफिशियरीज को भी पता चले कि कौन सी हॉस्पिटल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसकी वजह से क्या है, विन विन सिचुएशन रहेगी। एक तो आप हॉस्पिटल का भी फ़ायदा रहेगा क्योंकि वो नाम पाने के लिए अपने अच्छे इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, क्लीननेस को प्रोवाइड करेंगे, राइट, अच्छा मेंटेन करेंगे, और दूसरी जगह पेशेंट्स को भी प्रॉपर सर्विसेज दी जाएगी। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट विल क्रिएट डिमांड फॉर क्वालिटी ट्रीटमेंट। ओके, एक प्रॉपर डिमांड जनरेट कर रहे हैं लोग मार्केट में क्वालिटी ट्रीटमेंट का। ओके, और कई कंपटीशन भी रहेगा, उसमें कॉम्पिटिशन्स रहेगा कई सारे हॉस्पिटल्स, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कई सारे पेशेंट्स जो है उनके हॉस्पिटल्स को विज़िट करें। ओके, अगर विज़िट करना है, अगर उनका नाम जो है डैशबोर्ड में आना है गवर्नमेंट के डैशबोर्ड में, तो उनको ये 5 पैरामीटर में पास होना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, एंड दे विल ऑल्सो हैव ए आउटकम्स एंड हायर सेटिस्फैक्शन ऑफ द सर्विसेज व्हाट द पेशेंट रिसीव। ओके, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव, मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैं सोचा कि मेरा लेक्चर इसी से स्टार्ट करूं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं आयुष्मान भारत और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके बारे में थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, ये स्कीम को एक्चुअली लॉन्च किया था दोस्तों सितंबर 2018 में। ओके,
सो सितंबर 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, आपने नाम सुना होगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उन्होंने एक्चुअली ये रेकमेंड किया था दोस्तों 2017 में। ये रेकमेंड किया था, तो फाइनली 2018 में जाके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत की स्कीम लॉन्च की गई है। सो मेन विजन की बात करें तो इसका मेन विजन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ओके, UHC दोस्तों, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इसका मिशन है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, याद रख लीजिए, इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ओके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको MCQs में कन्फ्यूज़ कर सकता है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है या स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। और इसी के अंडर जो है आयुष्मान भारत मिशन को लॉन्च किया गया है। और इससे पहले एक्चुअली ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पहले कहा जाता था, ये भी याद रख लीजिए, अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज, मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, तो क्या कहते थे इसको, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से ये जाना जाता था दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो लॉन्च हुआ था उसके अंडर ये आ चुका है, ओके। 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसको जो एग्जिस्टिंग था उसके अंडर ये ले लिया गया। और ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है दोस्तों। इसके फीचर्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आई थिंक आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है। तो इसमें आपको 5 लाख पर फैमिली दिया जाता है दोस्तों, दैट इज़ पर ईयर, ओके। इंश्योरेंस कवर किया जाता है फॉर सेकेंडरी एंड टेरिशरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, एंड इट कवर्स अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो, ओके, एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये दो इंपॉर्टेंट है, पहले 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको दिया जाएगा, और 5 लाख पर फैमिली देंगे पर ईयर, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और अश्योरेंस स्कीम है जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। और यहाँ पे मेन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे ख़ास बात अगर आप पूछे तो यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शंस दोस्तों, कोई तरह के रेस्ट्रिक्शंस आपको नहीं है, ओके। चाहे वो फैमिली साइज़ हो, ओके, या फिर आपको जेंडर हो, जेंडर के हिसाब से भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, या कोई एज हो कि 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए तभी लागू होगा, नो, नथिंग विल बी देयर, नो रेस्ट्रिक्शन। इसीलिए तो इतनी फेमस स्कीम हो चुकी है। बट ये जो हाउस होल्ड्स हैं, ये जो एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होंगे उनको डिसाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक कैस्ट सेंसस, जो 2011 में सेंसस हुआ था ना, उनके हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज दोस्तों, कि दोनों के लिए ये अप्लीकेबल है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे इसमें कवर प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, प्री हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, नॉन इंटेंसिव और इंटेंसिव केयर हो गया दोस्तों, अकोमोडेशन बेनिफिट्स दिए जाएंगे आपको, फूड सर्विसेज आपको दिया जाएगा, राइट। तो तरह तरह के इसमें बेनिफिट्स को कवर किए हैं। इनफैक्ट ये हेल्थ सिस्टम को एक्सेलरेट करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ओके, विच इंक्लूड्स फॉर पीडियाट्रिक केयर विथ मेजरेबल आउटकम्स, ओके। इसके अलावा भी अगर आपने जब कोविड-19 आया था तो उसमें भी एक ट्रेमेंडस रोल प्ले किया था। मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि उसके, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ओके। मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद हम जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई थी कोविड के टाइम पे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब कोविड-19 हुआ था दोस्तों, तो इस स्कीम के अंडर अप्रॉक्सीमेटली, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके, 20.32 लाख कोविड टेस्ट करवाए गए थे, ओके। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 20 लाख से ज़्यादा कोविड टेस्ट करवाए गए थे और 7 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट्स करवाए गए थे, जो कोविड के ट्रीटमेंट्स होते हैं इस स्कीम के अंडर करवाए गए थे। ये डेटा जो है अप्रैल 2020 से लेकर जो जुलाई 2021 तक जो है इसका डेटा मैच किया गया था। तो बहुत ही एक ट्रेमेंडस रोल प्ले किया है आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो स्कीम है। कोविड-19 में बहुत सारे लोग इसके अंडर क्यूर हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई, बहुत सारे लोगों के जो है कोविड टेस्ट भी करवाए गए, ओके। एंड ये सारा जो है कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है दोस्तों अभी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक थिंग रिलेटेड टू द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आई होप कि आपको सारे डिटेल्स मिल गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर, ओके। तो आप सभी लोग जानते हैं हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सो PBD कन्वेंशन सेलिब्रेटेड 2 year सिंस 2015, ओके। सो
2 साल में एक बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, टू स्ट्रेंथन एंगेजमेंट ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिकनेक्ट देम विद देयर रूट्स। ओके, सो जनवरी 9 टू मार्क द महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 की बात है ये, कि जब 1915 में हमारे महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया को लौटने में आए थे, तब जो है इस डेट को मार्क करके इन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं दोस्तों, राइट। चलिए, सो द थीम, ये जो क्या थी इस बार की थीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस पीबीडी, ठीक है। सो इट कॉमेमोरेट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टू क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया अब्रॉड, और जो इंडिया कॉज, जो हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट आल्सो फॉर द अदर कंट्रीज़, उनके सम्मान में जो बेस्ट कंट्रीब्यूट किया है उनको जो है अवार्ड्स भी दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, देखिए, इट विल हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड इंडिया दोस्तों। पहली बात, हमारा जो ब्रांड इंडिया है वो वर्ल्ड वाइड प्रमोट होगा, क्योंकि हर जगह जो है हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग तरह तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके कंट्रीज़ में, राइट। सो हमारा इंडिया का ब्रांड प्रमोट हो रहा है। उसके अलावा भी जो है कई तरह के रेमिटेंस हमको रिसीव हो रहे हैं, ये पॉइंट भूलना नहीं लिखते वक्त, ओके। रेमिटेंस एंड कई तरह का हमको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है, ओके। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। उसका दे विल ऑल्सो एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द 2 कंट्रीज कम्युनिकेशंस, दे विल एक्ट एज ए मीडिएटर ऑल्सो, ठीक है। दे विल एक्ट एज ए लॉबी, राइट। एडवोकेसी ग्रुप्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं इनके ज़रिए से, कई तरह का जो है प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं दोस्तों हम इंडिया से, और दूसरे देश से अच्छे संबंध हम रख सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो facilitate, it will also help to facilitate the entrepreneurship also, okay, it will help to facilitate entrepreneurship, right। सो बहुत सारे, इट परमिट्स अप टू 3 और एडिशन जो है यहाँ इंडिया और यूके ने यंग प्रोफेशनल स्कीम भी लॉन्च किया है। देखिए, इसी का बदौलत है ये, इस इंडिया जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, हमारी इंडियन कम्युनिटी जो यूके में है, दोनों ने मिलकर जो है एक यूथ प्रोफेशनल स्कीम्स को भी डिज़ाइन किया है दोस्तों, ओके। सो सबके लिए विन विन सिचुएशन रहेगा, एंड अप टू 3000 ऑफ द डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स बिटवीन 18 to 30 टू लिव एंड वर्क ईच अदर कंट्रीज दोस्तों। इसके अंडर जो है 2 साल तक जो है जो भी सिटीजन्स है, डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स होते हैं जो 3000 से ज़्यादा, दे कैन लिव, जो कि एज बार होती है उनकी 18 से लेके 30 साल तक, चाहे वो इंडिया वाले यूके में जाके रह सकते हैं, यूके वाले इंडिया में आके रह सकते हैं, ओके। सो यूथ प्रोफेशनल स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। तो इस तरह के संबंध हम बढ़ा सकते हैं दूसरे कंट्री से, रिलेशंस हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा, डैम विल लूज 26% स्टोरेज कैपेसिटी बाय 2050। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक स्टडी को पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि 2050 तक जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है डैम्स की, वो 26% रिड्यूस हो जाएगी दोस्तों, ओके। दिस स्टडी was conducted by UN University Institute on Water Environment and Health, okay, जो कि एक UN का थिंक टैंक है वाटर के पर, उन्होंने बताया, इट हाईलाइटेड दैट 3700 इंडियन डैम्स विल लूज 26% ऑफ द टोटल स्टोरेज। क्यों लूज़ करेंगे? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेडिमेंट्स जो है, देखिए, पानी तो फ्रीली बहेगा नहीं, वो अपने साथ कुछ ना कुछ तो साथ लेकर आएगा ही, साथ में चाहे वो स्टोन्स हो, पेबल्स हो, या फिर सॉइल हो, कुछ भी हो, सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आएगा। तो धीरे धीरे वो सेडिमेंट जो है डैम के पास स्टोर करता जाएगा दोस्तों, ठीक। पानी तो निकल जाएगा, बट ये जो सेडिमेंट्स हैं वो डैम के पास स्टोर हो जाएंगे। तो 2050 तक ऐसा होने वाला है कि 3700 के डैम्स, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं आई थिंक, तो वो डैम्स जो है अपना स्टोरेज कैपेसिटी को खो देंगे, यानी 26% वो दे विल लूज इट, राइट। सो व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंटेशन? इसकी वजह से क्या क्या हमको नुकसान हो सकते हैं? पहला जो है, हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें रिडक्शन हमको देखने को मिलेगा दोस्तों। देयर विल बी रिडक्शन इन वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इरीगेशन, अफेक्ट्स द सेफ्टी ऑफ डैम्स, ओके। डिस्चार्ज कैपेसिटी भी जो है कम होती चली जाएगी, जितना पानी आना चाहिए बाहर उतना नहीं आएगा।
ओके, इसकी वजह से जो है डैम्स के ऊपर लोड बढ़ जाएंगे, गेट्स डैमेज हो जाएंगे, जितने भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं वो ख़राब होते चले जाएंगे, क्योंकि सॉइल्स हो गया या पेबल्स हो गया, अपने साथ कई तरह का प्लास्टिक वगैरह भी लेकर आते हैं, लाइक कई तरह के मेटल्स भी होते हैं पानी में, कहाँ से बह के इसमें मिल जाते हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ हमको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों, ओके, अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स में, राइट। तो इस तरह के कंसर्न्स है विच आर रिलेटेड टू सेडिमेंट्स। देखते हैं आगे चलकर इसको क्या स्टेप्स लिए जाएं, किस तरह से हैंडल कर पाएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अगर इंडिया का स्टेटस अगर आप मुझे पूछेंगे डैम्स के रिलेटेड, सो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन, याद रख लीजिए, ओके। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन, ओके। तो ये एक बड़ी चिंताजनक की बात है। और यहाँ तक आपको जो है इंडिया टोटल 5334 डैम्स कंप्लीट कर चुका है ऑलरेडी, ओके। एंड कई तरह के डैम्स जो है ऑपरेशनल भी हो चुके हैं, राइट। एंड 411 डैम्स आपको यहाँ पे लार्ज डैम्स की तरह कैटेगराइज किया गया है, टोटल 411 डैम्स, ठीक है। और हमारे इंडिया में ना डैम्स का इम्पोर्टेंस भी बहुत ही है कि हम लोग जो है इसको ड्रिंकिंग के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं पानी को, राइट। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाता है, राइट। एंड आल्सो फ्लड कंट्रोल के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए बहुत सारे इसके यूजर्स हैं। अगर मैं लिखता जाऊंगा तो पूरा लेक्चर इसी के पर ही हो जाएगा दोस्तों, राइट। और कई तरह के डैम इश्यूज़ भी हम फेस करें, बिकॉज दे आर हाईली वनरेबल टू वेयर एंड टेयर, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन डैम एजिंग ऑल्सो, राइट। सो वेयर एंड टेयर के इश्यूज़ भी हम लगातार फेस करते रहते हैं इस डैम की वजह से, राइट। तो इसीलिए हमको कोई ना कोई स्टेप्स तो निकालना पड़ेगा, ताकि जो एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंशन है उसको हम वहाँ पे क्लियर कर पाएँ। तो अभी तक इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए फॉर डैम सेफ्टी की बात करें, एक आपने बार बार न्यूज़ में सुना होगा जिसका नाम है ड्रिप, ओके। ड्रिप स्कीम के बारे में आपने बार बार सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट दोस्तों, ओके। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक से हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली थी, ताकि जितने भी हमको डैम रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएँ, ओके। उसके बाद हम लोगों ने डैम सेफ्टी एक्ट लाया था 2021 में, रिसेंटली है ये डैम सेफ्टी एक्ट, फॉर सेटिंग अप एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिज़ाइन कर पाएँ हम लोग, ओके। एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिज़ाइन कर पाएँ ताकि सेफ्टी बनी रहे, बोथ एट, किसके लिए डिज़ाइन किया गया वो याद रख लीजिए, फॉर सेफ्टी दोस्तों। कहाँ पे? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, ओके। सेंट्रल और स्टेट में दोनों के लिए एक सेफ्टी बनाने के लिए इसको लाया गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन लाया गया दोस्तों, जिसका नाम है धर्मा, याद रख लीजिए, धर्मा इसका नाम है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? ये एक्चुअली आपको डैम हेल्थ, ठीक है, एंड रिहैबिलिटेशन, ओके, मॉनिटरिंग एप्लीकेशन दोस्तों, मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, ठीक है, धर्मा का फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिए। सो दिस आर द फ्यू स्टेप्स और फ्यू इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया ऑन डैम सेफ्टी। तो आगे चलकर इसको और भी डेवलप किया जाएगा, और कुछ ना कुछ जो है इन सेडिमेंट्स को रोकने के लिए भी कोई ना कोई स्कीम या फिर कोई ना कोई टेक्निक लानी पड़ेगी, क्योंकि 26% स्टोरेज अगर रिड्यूस हो रहा है तो इट विल हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डैम्स। 26% इज़ नॉट ए स्मॉल वन, राइट। सो आधे के करीब हम जा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ इसको डेवलप करेंगे। देखें आगे कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली लेक्चर लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओजोन लेयर रिकवरी इज़ ऑन ट्रैक, हेल्पिंग अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये एक्चुअली रिपोर्ट पब्लिश किया गया था दोस्तों, जिसका नाम है साइंटिफिक असेसमेंट ऑन ओजोन डिप्लेशन 2022, okay। ये किसके कोऑर्डिनेशन में बनाया गया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और ये जिसे हम कहते हैं नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नासा और यूरोपियन कमीशन। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसको डेवलप किया, इस रिपोर्ट को, ठीक है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ठीक। ये एक्चुअली पब्लिश एवरी 4 years ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोग्रेस, 4 साल में एक बार इसको पब्लिश किया जाता है दोस्तों। नियरली 99% ऑफ बैंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट कर दिया गया है, मतलब निकाल दिया गया है, सच एस क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सारा कुछ फेज आउट हो चुका है अभी, ओके। ऐसा माना जा रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस इन्होंने किया है। सो वॉट एवर द एक्शन विच हैज़ बिन टेकन अंडर MP, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, contribute to ozone recovery in upper stratospheric layer,
ये इसमें बताया गया, इफ़ करंट पॉलिसी रिमाइन इन प्लेस ओजोन लेयर एक्सपेक्टेड टू रिकवर टू 1980 वैल्यूज़। ओके, जिस तरह से हम लोगों ने इस एमपी के अंडर जो स्टेप्स उठाए हैं, अगर कुछ और साल इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो विल डेफिनेटली गो बैक टू 1980s। ओके, जब ओजोन उतना डैमेज नहीं हुआ था दोस्तों। ओके, by around 2066 over Antarctica, 2045 over Arctic, and 2040 for the rest of the world. So compliance with 2016 Kigali Amendment to Montreal Protocol, which require phase down of production and consumption of some HFCs. HFCs are the main factor ozone damage होने के लिए। okay? सो ओजोन कैसे डैमेज होता है ड्यू टू HFCs, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये आपको एयरक्राफ्ट से निकलते हैं, एरोप्लेन से निकलते हैं, या फिर एसीस हो गया, राइट, जितने भी थर्मल रेसिस्टर्स हैं वहाँ से निकाला जाता है इसको, HFCs को। इट इज़ एस्टिमेटेड टू अवॉइड 0.3-0.5 डिग्री सेल्सियस बाय वार्मिंग बाय 2100। ठीक है, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमको देखने को मिले इस रिपोर्ट के। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत हम ओजोन लेयर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ओजोन की बात हुई है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, राइट, अच्छा ही रहेगा। देखिए बेसिकली अगर बात करें तो ओजोन जो है 2 लेयर्स में होता है दोस्तों। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, राइट। सो एक हम आपने सुना होगा न्यूज़ में बैड ओजोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और दूसरा हो गया गुड ओजोन। तो बैड ओजोन और गुड ओजोन में डिफरेंस क्या है? देखिए बैड ओजोन जो है ये आपको ज़्यादातर ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि दिस स्फीयर आपने पढ़ा होगा जब आपने ज्योग्राफी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ये जो है नियरेस्ट लेयर होता है टू द अर्थ। ओके, इट इज़ वेरी नियरेस्ट टू, या फिर आप इसको ग्राउंड लेवल ओजोन भी कह सकते हैं, जहाँ पे कई तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं यहाँ पे। ओके, सो जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं दोस्तों टू ब्रीथ, या फिर इट विल डैमेजेस द क्रॉप ऑल्सो इफ़ द इंक्रीजेस, एक क्रॉप को भी डैमेज कर सकते हैं और कई तरह के वेजिटेशन बर्बाद कर सकते हैं, राइट। एंड ये जो है मेनली एक अर्बन स्मॉग का हिस्सा होता है, अर्बन स्मॉग। दिल्ली में आपने देखा होगा किस तरह से स्मोक और फॉग मिलके कोहरा छाया होता है वहाँ पे, जिसे हम स्मॉग कहते हैं ना, अर्बन स्मॉग, तो ये उसी का एक पार्ट है ये। एंड दिस जनरली एक्सटेंड अप टू 6 माइल्स। ओके, और दूसरा जो है गुड ओजोन। गुड ओजोन जो है ये आपको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलता है। जो डैमेज हो रहा है ना, जो लेयर, वो गुड ओजोन ही डैमेज हो रहा है, इसीलिए हम इसको बचाने की कोशिश में लगे हैं, राइट। ये आपको 6 to 30 माइल्स का किलोमीटर या 30 माइल्स आप कहें वहाँ तक फैला होता है ये, विच विल प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस। ठीक है, हार्मफुल यूवी रेस से हमको बचाए रखता है दोस्तों। और स्ट्रेटोस्फीयर में बात करें तो ये जो ओजोन है ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर का जो ओजोन है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बट यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यहाँ पे हम मैन मेड केमिकल्स यूज़ करके ना इसको बर्बाद करते रहे दोस्तों, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स हो गए दोस्तों, राइट, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया जो भी हमने पढ़ा अभी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इन तरह के जो हवा में रिलीज़ हो रहे हैं, इसकी वजह से जो है यहाँ पे ये ओजोन सब्सटेंस डिग्रेड होना शुरू हो चुका है। ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ दी जो सन्स की यूवी रेस है वो भी बढ़ती गई है, और साइंटिस्ट एस्टिमेट है कि 1 क्लोरीन आटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मॉलिक्यूल्स। याद रख लीजिए, उनका मानना ये है कि ये क्लोरीन आटम बस है, ये क्या कर सकता है, ये 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है दोस्तों, राइट। सो वर्ल्ड वाइड जो है इसका प्रोटेक्टिव जोन जो है ये थिन होता जा रहा है, बट अभी थोड़ा बहुत रिकवर होने की बात उठी है और कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं। इसके लिए तो हम लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी डेवलप किया है ताकि ओजोन लेयर डिप्लीशन होने से हम बचा सकेंगे दोस्तों। तो उसके बाद हमने 2016 का किगाली अमेंडमेंट को भी लेकर आया है, ताकि जितने भी HFCs हैं जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसका यूज़ कम करते जाएँ, फेजली इसको कम करते जाएँ। अभी मैंने सारे पॉइंट्स आपको ऊपर ही डिस्कस कर दिए हैं, और इंडिया ने भी जो है कई तरह के अचीवमेंट की हैं, कम्प्लीटली फेज आउट ऑफ HFC। याद रख लीजिए, ये मैं लिख के बता देता हूँ, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो 141B है उसको हमने कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया दोस्तों हमारे कंट्री से। ओके, क्योंकि मेनली जो है एक ब्लोइंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता था इन फोम्स में, उसको कम्प्लीटली निकाल दिया गया है। सो धीरे धीरे कई सारे कंट्रीज स्टेप्स ले रहे हैं, तो उम्मीद है कि आगे चलकर जो है ओजोन कम्प्लीटली रिकवर हो, और जो स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं हमारे सामने वो सारे के सारे अच्छे स्टैटिस्टिक्स जो है वो ट्रू हो जाए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला। सो ये कंडक्ट किया गया था इन 240 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंट्री, एंड PM नाम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, कैंडिडेट्स हु आर क्लास 5 to क्लास 12। ओके, जो कोई भी क्लास 5 to क्लास 12 है
पास आउट्स उनको जो है स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स दी जाएगी, ITI डिप्लोमा के होल्डर्स सर्टिफिकेट्स दी जाएगी और ग्रेजुएट्स भी उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, राइट। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इट एम्स टू रेज अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी इन इंडिया टू 60 लाख बाई 2026, यानी आने वाले 4 सालों में या फिर आने वाले 3 सालों में बात करें तो हाँ, अप्रेंटिसशिप के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो 60 लाख तक लेके जाने वाले हैं। गवर्नमेंट इज एमिंग टू ट्रेन 1 मिलियन यूथ पर एनम, ओके। और यहाँ पे सेलेक्टेड इंडिविजुअल रिसीव मंथली स्टाइफंड ऑल्सो दोस्तों विद गवर्नमेंट क्राइटेरिया, उनको स्टाइफंड भी दिया जाता है। उसके बाद बात करें 1 रैंक 1 पेंशन की दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड टाइम टिल 15 मार्च 2023 to implement 1 rank 1 pension payout to nearly 25 lakh army pensioners, okay। तो इनका मेन मकसद ये है 1 rank 1 पेंशन का। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव, पेंशन यूनिफॉर्मिटी फॉर आर्म फोर्सेस पर्सनल रिटायरिंग एट सेम रैंक एंड सेम लेंथ ऑफ सर्विस इरेस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट दोस्तों, ठीक है। तो चाहे कौन से भी डेट ऑफ रिटायरमेंट में हो, पहले डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से जो है पेंशन कैलकुलेट की जाती थी, बट अभी इरेस्पेक्टिव कोई भी डेट ऑफ रिटायरमेंट हो, जो भी पर्सनल है आर्मी फोर्स पर्सनल जो सेम रैंक है या फिर उनकी लेंथ ऑफ सर्विस सेम है, उसके हिसाब से पेंशन देना पड़ेगा, ओके। एंड रेट्स ऑफ पेंशन वुड बी रिवाइज पीरियडिकली इंटरवल, ओके, और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 15 मार्च 2023 तक टाइम दिया है सेंटर को कि 25 लाख आर्मी पेंशनर पे ये OROP जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसको लागू कर दिया जाए और उनको पे आउट रिलीज कर दिया जाए दोस्तों। सो नेक्स्ट है हमारा गिनी कोफिशिएंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SBI इकोरैप स्टडी रिसेंटली एनालाइज किया है द इम्पैक्ट ऑफ शेयर ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोक्यूरमेंट ऑन गिनी कोफिशिएंट फॉर 20 and 9 स्टेट रेस्पेक्टिवली दोस्तों, ओके। गिनी कोफिशिएंट होता क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है टू गेज द रिच पुअर इनकम और वेल्थ डिवाइड, किस तरह से हमारे इंडिया में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में जो किस तरह से जो वेल्थ डिवाइड हुआ है उसके बारे में ये आपको क्लियरली बताता है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ओके। 0 यानी 0%, 1 यानी 100% दोस्तों, ओके, विच इज 0 रिप्रेजेंट परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी जो ग्रीन कलर में, दिस इज लाइन ऑफ इक्वालिटी दोस्तों, परफेक्ट इक्वालिटी। वेर एज 1 रिप्रेजेंट परफेक्ट इनइक्वालिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी, दिस इज द ग्राफ, ओके। सो वैल्यू 0 ओवर 1 आर थियोरेटिकली पॉसिबल ड्यू टू नेगेटिव इनकम और वेल्थ, 1 से ज़्यादा हमको देखने को मिलती है हमेशा। एंड जनरल राइज इन गिनी कोएफिशिएंट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट इंक्लूसिव एंड मे बी बेनिफिटिंग रिच हैज़ मच एज इवन मोर देन पुअर दोस्तों, ठीक है। सो अगर गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू मान लीजिए 1 से ज़्यादा है, ओके, इट इज़ ग्रेटर दैन 1, तो ऐसा समझ के चलिए जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो लेकर आ रहे हैं विच इज़ नॉट बेनिफिटिंग एट ऑल टू द पुअर सेक्शन रेदर दैन दे आर बेनिफिटिंग टू रिच सेक्शंस दोस्तों, ठीक है। सो 0.40 अगर बात करें जनरली कंसिडर टू बी विद इन टॉलरेबल लिमिट्स, अगर 0 to 1 के बीच में होता है कोई भी वैल्यूज़, ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि चलिए छोड़ो भाई टॉलरेबल लिमिट्स में, अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज होती है देन इट इज़ इनटॉलरेबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंट स्कीम। इंडियन नेवी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वाम्स अंडर स्प्रिंट स्कीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंट स्टैंड्स फॉर, क्या है इसका फुल फॉर्म, सपोर्टिंग, ओके, सपोर्टिंग पोल वैल्यूएटिंग इन R&D थ्रू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, ओके। और इट विल ऑल्सो डिफेंस एक्सेलेंस और नेवल इनोवेशन इंडिजिनाइजेशन में मदद करता है। एंड दिस इट एम्स टू डेवलप ऑफ 75 इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज दोस्तों विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम। इस स्कीम के अंडर जो है हम लोग इस तरह के 75 टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। और रिसेंटली इंडियन नेवी ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया है सागर डिफेंस से फॉर ऑटोनोमस बोट स्वाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा हवाई किलुआ वाल्कनो, ओके। सो हवाईन का जो वाल्कन है जिसका नाम है किलौया, एरप्टेड, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ गलत है, एरप्टेड अगेन रिसेंटली। किलौया वाल्कनो इज अ एक्टिव शील्ड वाल्कनो दोस्तों, ओके, एरप्ट मैग्मा ऑफ लो विस्कोसिटी एंड हेंस लेस स्टीप, जो कि हवाईन आइलैंड में है ये। और हवाईन आइलैंड आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से वो वॉल्केनिकली हमेशा एक्टिव रहता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 volcanic islands in the central Pacific Ocean stretching in crescent from Kure Island volcanoes making up 51% of Hawaii Island landmass दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए एक वन ऑफ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाया गया है जिसमें हम जो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को यूज़ करने वाले हैं दोस्तों टू क्रिएट न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया। क्या क्या है उसमें, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, ओके, कुछ भी हो। इस टेक्नोलॉजी में हम लोग
मशीन लर्निंग को यूज़ करेंगे, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर, दोनों को कंबाइन करके एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है जिसे हम कहते हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके ज़रिए से हम कई तरह के टेक्स्ट को डेवलप कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो एनिमेशन को बना सकते हैं दोस्तों, राइट। यूजर्स क्या है मेन बात, सो यू कैन क्राफ्ट सेल्स, ओके, मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्रांड मैसेजिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड दे कैन जनरेट कोड विच विल हेल्प द डेवलपर प्रोडक्टिविटी, right? Or it will also help the health professionals with their medical diagnosis, and it will help to simulate complex engineering design and architectures दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह के एक GAI को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड चलिए लास्ट करंट अफेयर है आज हमारा, जो कि परशुराम कुंड फेस्टिवल दोस्तों, ओके। परशुराम कुंड फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि 12 से 16 जनवरी को होने वाला है, ओके। And it is an annual religious fair when pilgrims come for holy dip at परशुराम कुंड on मकर संक्रांति, ठीक है। 12 जनवरी यानी आज से ही शुरू हो जाएगा, ये 12 से 16 जनवरी को किया जाएगा मकर संक्रांति में। और ऐसा माना जाता है कि परशुराम जो कि सन ऑफ सेज जमदग्नि इनके बेटे थे, वॉज द 6th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ओके। लॉर्ड विष्णु के कई सारे इनकारनेशन है, उसमें 6th इनकारनेशन परशुराम है। एंड परशुराम कुंड इज ए सेक्रेड पॉन्ड लोकेटेड इन ताइलुंग एरिया ऑफ मिश्मी प्लेटू, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? ताइलुंग एरिया ऑफ मिश्मी प्लेटू इन द रीचेस ऑफ लोहित रिवर दोस्तों, ओके। एंड दिस कुंड फॉल्स विद इन कामलेंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया एंड इज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट ऑफ रुद्राक्ष ट्री। आपको मैं यहाँ पे इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ परशुराम कुंड फेस्टिवल है दोस्तों, ओके। यहाँ पे इनाग्रेशन जो है चल रहा है अभी 12 से लेकर जो है 16 जनवरी तक ये फेस्टिवल होगी, परशुराम कुंड फेस्टिवल, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये याद रख लीजिए कि परशुराम कुंड है कहाँ पे, ये कौन सा है, ये एक्चुअली ये सेक्रेड पॉट है जो कि ताइलुंग एरिया में होता है, मिश्मी प्लेटू। कहाँ पे आता है? लोहित रिवर पे आता है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए होंगे जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो बताइएगा ज़रूर, हम वी विल टेक एज ए पॉजिटिव फीडबैक। और भी कुछ करंट अफेयर्स लेकर आना है आपको, वो भी बता दिए, वो भी हम पढ़ा देंगे, ओके। बस आपका एक ही काम है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।